नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए आपका फरवरी माह में जो एग्जाम प्रस्तावित है उसके लिए जो आपका सब्जेक्ट है पेपर वन वाला आरंभिक स्तर पर भाषा और गणित, उसके अंतर्गत आज हम देखेंगे हमारा वीडियो नंबर दूसरा। और जैसे कि आपको पता है, मैं पूरा कोर्स आपको 2 वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इससे पहले हम पहला वीडियो इसका देख चुके हैं। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। पहला वाला पेपर काफी ईजी है, तो उसमें ऐसी कोई चीज खास नहीं है। इसलिए हम जो चीजें आपको याद रखने वाली हैं वो सारी चीजें देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका पूरा सिलेबस है जिसमें ये सारी चीजें हम देख चुके थे एक लाइन से। और पूर्ण विराम, अर्ध विराम यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और आगे जो चीजें हैं, विलोम, ये अनुनासिक ध्वनियां, 1 से 9 संख्यात्मक जो संख्याएं हैं, इस टाइप से इन सारी चीजों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। इजी बहुत है, पर क्या है कि कोर्स में है तो पढ़ना तो जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्प विराम की। अल्प विराम क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं अल्प विराम का जो चिन्ह होता है वो कॉमा का होता है। ये अल्प विराम होता है। अल्प विराम और अर्ध विराम एक जैसा मिलता जुलता है, पर जब अर्ध विराम की बात की जाए तो इस प्रकार से बिंदु और इस प्रकार से कॉमा आप लगाते हैं तो ये आपका हो जाता है अर्ध विराम। तो दोनों के चिन्ह का अंतर ध्यान रखिएगा, पेपर में यहीं से आपकी गलती होने की संभावना रहती है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आप अल्प विराम में लिखेंगे तो राम कॉमा श्याम कॉमा इस टाइप से लिखते हैं। कृष्ण कॉमा और मुरारी जो है वो विद्यालय से घर जो है वो चलेगा। इस टाइप से एक सेंटेंस आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। पर अगर अर्धविराम की बात करें तो ये आप देखेंगे जो वाक्य होते हैं उसके संदर्भ में अधिकतर देखने को मिलता है कि जो चाहो सो करो, और फिर लगाएंगे आप अर्धविराम, और अब मैं यहीं से नहीं जाऊंगा, या अब मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तो वहां पर आपका अर्धविराम जो है लगेगा। तो ये आपके दोनों के यूज आपको यहाँ से समझ में आ रहे हैं। अच्छा, डेफिनेशन जब पूछी जाती है तो किस प्रकार से आप लिखेंगे? जैसे कि अर्ध विराम के बारे में ही पूछ लिया गया तो आप क्या लिखेंगे कि वाक्य में पूर्ण विराम जो होता है उससे कम देर ठहरने के लिए अर्ध विराम का यूज किया जाता है। यूज अगर आप देखेंगे तो कुछ पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं कि कुछ स्थितियों में होता है। जैसे कोई नियम है, उसके बाद आने वाला कोई उदाहरणवाचक है, जैसे शब्द के पूर्व नाम को हम संज्ञा कहते हैं, जैसे विवेक हो गया, हिमालय हो गया, दिल्ली हो गया। या सबसे अच्छा तरीका है आप सीधे सीधे एग्जाम्पल लिख के समझाइए। क्या कि जैसे भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का उद्घोष लोकमान्य तिलक ने किया, फिर आप चिन्ह लगाइए अर्धविराम का, और उन्होंने ही देश को स्वतंत्रता, उन्होंने ही देश की जो स्वतंत्रता है या देश को स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका नारा भी दिया। तो इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने देखा अल्प विराम, अर्धविराम, और तीसरा आपका पूर्ण विराम, जो कि अभी हमने बात की। और पूर्ण विराम सभी जानते हैं कि जहां पर आपका कोई वाक्य समाप्त होता है, जैसे राम पढ़ता है वहां हम लगाते हैं पूर्ण विराम, आम पक गए हैं पूर्ण विराम। तो इस टाइप से आपका अधिक, इन दोनों के कंपैरिजन में जब अधिक ठहरना होता है तो वहां पूर्ण विराम लगाते हैं। ठहरने के संदर्भ में इनका कंपैरिजन आप याद रख सकते हैं। अल्प विराम हो गया, अर्ध विराम हो गया और पूर्ण विराम हो गया। और इसी चैप्टर में आपका प्रश्नवाचक भी दे रखा है। प्रश्नवाचक आप सभी जानते हैं क्वेश्चन मार्क होता है। कोई भी आपका प्रश्न पूछा जाता है तुम्हारा नाम क्या है, तो हम इस टाइप से प्रश्नवाचक लगा देते हैं। इसी चैप्टर में विस्मय बोधक भी दे रखा है। विस्मय बोधक आप जानते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। तो जब कोई किसी प्रकार का भाव प्रकट करते हैं, हर्ष, शोक, इस टाइप की चीजें, तो जैसे कि हे भगवान, और उसके बाद लगाते हैं विस्मय बोधक चिन्ह, इस टाइप से रक्षा करो। तो ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं ये आपका होता है विस्मय बोधक। हुर्रा करके आप जब यही चीज इंग्लिश में पढ़ते तो वहां पर भी तो लगाते थे, वही आपका विस्मय बोधक होता है। साथ ही साथ इसी चैप्टर में एक और लास्ट है, वो है अवतरण। देखिए वैसे तो आप देखिए विराम चिन्हों की संख्या ज्यादा होती है, पर जो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं वो इतनी ही दे रखी है। वो अभी मैंने कोर्स में भी इसीलिए आपको दिखाया, पर हिंदी में आपके पूरा कोर्स में है तो आप चाहें तो पूरी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ भी काम आ जाएगा वहां भी। पर इस कोर्स के अकॉर्डिंग हम केवल इन्हीं की बात कर रहे हैं। अवतरण क्या होता है? चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा आप लगाते हैं, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है। तो इसी को ही हम अवतरण चिन्ह जो है वो इन दोनों को कहते हैं। अब एग्जाम्पल्स से भी दर्शा सकते हैं, जैसे कि भारतीय जो धर्म ग्रंथ है उनमें गीता का विशेष महत्व है, तो गीता को आप इस प्रकार से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दर्शा सकते हैं। पर अगर वही चीज कोई वाक्य कहा जा रहा है कि महावीर स्वामी जी ने कहा
हत्या कर या जीवों की हत्या जो है वो पाप है, तो जीव हत्या पाप है, उसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लगाएंगे तो ऐसे इन दोनों का अंतर भी आपको समझ में आएगा। इसी के साथ साथ इस चैप्टर में कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट भी दे रखे हैं, इन सबको रफ करते हैं। तो कोष्ठक की अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं 3 टाइप के जो है वो होते हैं। एक इस टाइप से होता है और एक इस टाइप से होता है और एक इस टाइप से होता है। तो ये जो सबसे पहले हमने लिखा है सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है, बीच वाला मझला ब्रैकेट और सबसे किनारे वाला सबसे छोटा ब्रैकेट। तो अगर पूछ लिया जाए कोष्ठक के चिन्हों का वर्णन कीजिए तो एक एक एग्जाम्पल देकर इनको आप दर्शा भी सकते हैं। फिर बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर था विलोम शब्द संबंधित। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं किसके बारे में, विलोम शब्द के बारे में। तो विलोम शब्द में आपका होता क्या है, तो आप कहेंगे जो शब्द परस्पर विपरीत या उल्टा अर्थ देते हैं एक दूसरे के विलोम होते हैं। अब एग्जाम्पल में भी आप लिख सकते हैं विलोम शब्द में जो भी आप हमेशा से याद रखते हैं, नया का विलोम पुराना होगा, अग्र का विलोम पश्च होगा, इस टाइप से आप लिख कर दर्शा सकते हैं। विलोम के बाद आपका है समानार्थी। तो जो समान अर्थ देते हो इसमें भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि वह शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें समानार्थी कहते हैं। जैसे उपवन का समानार्थी बाग भी होता है, बगीचा भी होता है, वाटिका भी होता है, फुलवारी भी होता है। या आकाश का सभी जानते हैं, नभ, व्योम, अंतरिक्ष, गगन, इस टाइप से आसमान भी होता है। तो ये आपके समानार्थी हो जाएंगे, समानार्थी को ही हम पर्यायवाची भी कहते हैं। फिर बात करते हैं तुकांत अतुकांत क्या होता है। तुकांत मतलब जहां पर तुक मिले, जैसे आपका कोई शब्द बोल के देखिए कि जीतने योग्य और लास्ट में छोड़ने योग्य, तो आखिर में देखिए जे हे आ रहा है ना, तो उसी के संदर्भ में होता है कि वह शब्द जिनके आखिरी स्वर सहित वर्ण को दोहराते हुए और नए शब्द बनाए जाए उन्हें तुकांत शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्दों का यूज आप देखेंगे तो गीतों में होता है, कविताओं में होता है, शायरियों में होता है, जिससे भाषा क्या होती है और ज्यादा आकर्षित लगती है। जो छात्र होते हैं उनका इंटरेस्ट होता है, रोचकता आती है, ये भी चीज आप लिख सकते हैं। जैसे शब्दों की बात करें कि जे, हे, धे, मैंने अभी जो बताया ना, जे से आपका जीतने योग्य, हे से आपका छोड़ने योग्य, धे से आपका ध्यान देने योग्य। इसी प्रकार बानी, मानी, इस टाइप से बोलते हैं ना, बानी मतलब होता है वाणी और मानी मतलब होता है अहंकारी। इसी प्रकार आपके और भी होते हैं, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। आतुकांत जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जिसमें क्या आप कहेंगे, आतुकांत में जो आखिरी में तुक जो है वो ना मिले, तो बस वो आपका इसमें आ जाएगा। अब जैसे किसी पर्टिकुलर शब्द का पूछ लिया गया कि तुकांत शब्द बताइए, जैसे आपसे क्या कहा जाए कि लाया शब्द के जो है वो तुक बताइए, तो आप क्या कहेंगे, पाया, खाया, भाया, आया, इस टाइप से। या करेगा का पूछा जाए तो आप कहेंगे भरेगा, रखेगा, जमेगा, इस टाइप से। रफ करते हैं इसको। अच्छा, अतुकांत की डेफिनेशन के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, आप एक बार सुन लीजिए। क्या कि जो आधुनिक कविताएं होती हैं उनकी अगर बात करें तो उनका लय और जो संगीत प्रधान है उनका रूप, जिसमें ना तो छंद शास्त्र के नियमों का पालन होता है, ना ही अनुप्रास का, ना तुक का, वो आप देखते हैं अधिकतर अतुकांत शब्द के अंतर्गत आता है। या इसी को ही दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि वह कविता या छंद जिसके अंतिम चरणों में तुक या काफिया ना मिलता हो उसे हम आतुकांत कहते हैं। फिर देखते हैं हमारा अगला चैप्टर जो कि है अनुलेख और सुलेख से संबंधित। और वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो हम आपको प्रोवाइड जो है वो कराते रहे हैं। अनुलेख और सुलेख। अनुलेख क्या होता है? अनुलेख का शाब्दिक अर्थ होता है जैसा पहले से लिखा है वैसे ही लिखना। अनुलेख के अंतर्गत बच्चा क्या करता है उसी प्रकार से लिखता है, जैसे कि सुलेख में अध्यापक ने हल्का हल्का लिखा हो तो देखिए ऐसे डैश डैश करके बहुत से चित्र बने होते हैं, या टीचर लिख देता है तो उसी के ऊपर बच्चा दोहराता है। तो लेख पर कलम फेर कर लिखने का अभ्यास करता है। तो अनुलेख में भाषा शिक्षण का लेख भी सुंदर होता है, या लेख सुंदर और स्पष्ट होना चाहिए, ये भी आप कह सकते हैं। और जो अभ्यास पुस्तिका होती हैं उनमें भी ये जरूरी है कि हल्के हल्के अक्षर लिखे जाते हैं तो सुंदर आकर्षक होने चाहिए, ताकि बच्चा उनकी जब नकल करे, अनुकरण करे तो सही लिखने का यूज भी करे। तो ये आप इसमें याद रख सकते हैं। अच्छा, अनुलेख आपका एक यूज के तौर पर कहें तो अनुलेख सुलेख लिखने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका यूज करके बच्चे अपने लेख को सुधार सकते हैं। सुलेख की बात करें तो सुलेख शब्द क्या होता है, लेख से पहले सु लगा है, जिसका अर्थ क्या होता है, सुंदर या श्रेष्ठ। तो सुंदर या श्रेष्ठ लेख ये आपका सुलेख कहलाता है। भाषा शिक्षक क्या करता है, आरंभ से ही बच्चों में सुंदर लिखने की जो प्रवृत्ति होती है
या आदत होती है उसको जो है वो बनाए रखने की कोशिश पूरी तरीके से करता है। और जो बच्चा स्टार्टिंग में सुंदर लिखने लगता है, आप भी जानते हो वो आगे चलकर भी अच्छा तरीके से लिखता है, उसके जो अक्षर होते हैं और ज़्यादा आकर्षक सुंदर बनते हैं। फिर एक प्रश्न यहीं से पूछा जा सकता है कि जो सुंदर लेख है उसको लिखने के संदर्भ में किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो पॉइंट वाइज़ आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले कलम पकड़ने की पद्धति बिल्कुल सही होनी चाहिए और जो आप जिस भाग पर लिख रहे हैं खुरदुरा और रद्दी कागज़ नहीं होना चाहिए, खराब पेन नहीं होना चाहिए, फीकी स्याही नहीं होनी चाहिए, इससे भी तो सुलेख सब खराब होता है। इसी प्रकार सुविधा के अनुसार ये भी आपको पहले निश्चित कर लेना चाहिए कि बच्चा बाईं ओर लिखता है, सीधा या दाईं ओर या किस हाथ से लिखता है, तो उसी स्थिति के अनुसार उसको सिखाएँ। साथ ही बच्चे के बैठने का तरीका सही हो, उसकी कागज़ और उसके आँख की दूरी जो है वो एक फिक्स होनी चाहिए, तो ये सब आप अपने अनुसार जो है वो लिख सकते हैं। एक और आपका होता है श्रुत लेख, इसको भी सुन लीजिए। श्रुत मतलब होता है सुनना, लेख मतलब होता है लिखना। तो सुनकर लिखना, इसी को श्रुत लेख कहते हैं। जब विद्यार्थी लिखने में प्रवीण हो जाता है तो क्या करता है वो कॉपी देख कर नहीं करता है, जब टीचर बोलता रहता है वो लिखता जाता है। तो आजकल इसका यूज किस तौर पर करते हैं तो ग्रामोफोन हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, उसका भी यूज इसके स्थान पर जो है वो किया जा सकता है। इसमें बच्चे को श्रुत लेख लिखने में काफी हेल्प मिलती है, उसमें व्यस्त रहते हैं। लेखन शिक्षण में भी आप कहेंगे श्रुत लेख का विशेष महत्व है। फिर आपका जो अगला चैप्टर था वो था संख्या से संबंधित, क्या कि संख्या पूर्व तैयारी और संबोध। तो सबसे पहले संख्या आप कहेंगे होती क्या है? तो इकाई या इकाइयों का जो मेल होता है वो आपका संख्या कहलाती है। देखिए कुछ ऐसे पॉइंट हैं, जैसे संख्या ही हो गया, जानता तो हर व्यक्ति संख्या, पर जब यही एक डेफिनेशन में लिखना होता है तब नहीं समझ में आता है, इसलिए पढ़ना जरूरी हो जाता है। अब एग्जाम्पल में इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप लिख सकते हैं। अब यही एक तरीका ये भी आता है कि संख्या रेखा को दर्शाइए। संख्या की जगह आपसे क्या पूछ लिया जाएगा कि संख्या रेखा को दर्शाइए। तो जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं उनको, उनकी जो श्रृंखला होती है उसको दर्शाने के लिए जिसका यूज किया जाता है वो आपकी संख्या रेखा होती है। इसमें आपकी इस प्रकार से माइनस में भी संख्याएं जो है वो आ जाती हैं। इस टाइप से आप सीधी लाइन खींची, बीच में शून्य, इस तरफ 1, इस तरफ 2, इस तरफ 3, इस तरफ 4, ऐसे दर्शा दीजिए। सेम ये चीज़ इधर माइनस में संख्या है, -2, -3, -4, इस टाइप से। तो ये जो आप दर्शा रहे हैं, जिसमें आपने पूर्णांक संख्याओं को भी दर्शा दिया है, इनकी श्रृंखला को दर्शाने के लिए जिस रेखा का यूज़ किया जाता है, वो आपकी संख्या रेखा हो जाती है। इसी प्रकार आपसे प्राकृतिक संख्या पूछा जा सकता है। प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो जिन संख्याओं की सहायता से हम वस्तुओं की गिनती कर सकते हैं, वो प्राकृतिक संख्याएँ हैं। 1 2 3 4 5। और इसकी सबसे खास चीज क्या है कि इसमें शून्य जो है वो शामिल नहीं होता है। फिर आपके कोर्स में आरोही और अवरोही क्रम भी है। आरोही और अवरोही में मैंने ट्रिक भी आपको बताई है, हमेशा ध्यान रखिए। आरोही और अवरोही में अगर दोनों को आप लिखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है इन दोनों में बड़ा कौन है, तो अवरोही जो है वो बड़ा है। बिल्कुल है। यहाँ पर आरोही में देखिए तो जितनी जगह घेर रहा है उससे ज्यादा वाह ज्यादा चौड़ा है, तो ये ज्यादा जगह घेर रहा है, तो बड़ा यही है अवरोही। तो इसी से आप याद रख सकते हैं कि बड़े से छोटा का जो क्रम है वो हमेशा अवरोही में रहता है, और इसके जस्ट अपोजिट जो है छोटे से बड़ा जो क्रम होता है वो आपका आरोही में रहता है। अब जैसे इसी चीज को आपको डेफिनेशन में लिखना हो तो आप क्या कहेंगे कि बालकों को ये बात सिखानी होती है कि संख्याओं के बढ़ते क्रम को जो है आप आरोही क्रम कहते हैं या आरोही संख्याएं कहेंगे, या घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। और इसके लिए आप एग्जाम्पल भी बता सकते हैं। फिर आपसे सम और विषम संख्याएं पूछी जा सकती हैं। ये सब आपके में है कोर्स में, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। है तो ये एकदम बच्चों वाला, पर कोर्स में तो पढ़ना जरूरी है। सम संख्या क्या होती हैं? सम संख्याएं आप कहेंगे कि जो संख्या दो से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाती हैं वो आपकी सम संख्याएं होती हैं। जैसे 2 4 6 8 इस टाइप से। विषम संख्याएं जो संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य ना हो वो विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 13 इस टाइप से दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार आपकी परिमेय और अपरिमेय, परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें आप पी अपॉन क्यू के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। और जब इसी के आगे आ लग जाए यानी अपरिमेय हो जाए तब आप क्या कहेंगे, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। बस इतना आंसर ध्यान रखिए। अपरिमेय संख्याओं में एग्जाम्पल में रूट में संख्याएं लिख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा लिख सकते हैं, इस टाइप से। परिमेय में कोई भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आप संख्या ले सकते हैं। फिर आपका कोर्स में रामानुजन संख्या भी दे रखा है।
रामानुजन संख्या। ये क्या होता है? तो आप कहेंगे ऐसी लघुत्तम प्राकृतिक संख्या जो दो अलग अलग घन संख्या के योग के रूप में लिखी जा सकती है, वो आपकी रामानुजन संख्या होती है। जैसे आपकी 1729 होती है। इस 1729 को आप 10 की घात 3 प्लस 9 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं, और इसी 1729 को आप 12 की घात 3 प्लस 1 की घात 3 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो है दो अलग अलग संख्या के घन का योग, एक ये देखिए एक ये है, तो इसी को हम रामानुजन संख्या कहते हैं। इसी प्रकार आपका पूर्ण संख्या भी कोर्स में है। पूर्ण संख्या क्या होता है कि जो जीरो होता है अगर प्राकृतिक संख्याओं में भी शामिल कर दिया जाए तो आपका यही पूर्ण संख्याएं हो जाता है। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 अनंत तक होती हैं, और अगर उसमें शून्य भी शामिल कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगर माइनस की संख्याएं भी शामिल कर दिया जाए तो वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इस टाइप से आपका चलता है। बाकी आपके कोर्स में लास्ट इसके बाद दे रखा है जोड़ घटाना, तो जोड़ घटाना तो हर व्यक्ति कर लेता है, उसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। बस एक थोड़ी बहुत चीजों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे लिखा हो 4 8 9 और नीचे लिखा हो 3 5, इसको रफ करके थोड़ा नीचे लिख देते हैं 3 5 7 इस टाइप से, और आप जोड़ करना सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे इकाई लिख दीजिए या दहाई लिख दीजिए, ये सैकड़ा लिख दीजिए इस टाइप से। और साथ ही साथ इसमें जो क्रिया विधि हो, जैसे कि आपका प्रश्न में लिखा हो कि साथ में क्रिया विधि भी लिखिए, तो आप लिख सकते हैं सबसे पहले कि हमने इनकी इकाइयों को जोड़ा, फिर इतना आया, फिर उसके बाद दहाइयों को जोड़ा इतना आया, फिर इस टाइप से सैकड़ों को जोड़ा इतना आया, फिर लास्ट में उत्तर इतना आया। तो ये तरीका आप अपनाएंगे। फिर आपका कोर्स में है भाज्य भाजक और शेषफल वाला, तो उसको भी देख लेते हैं। तो आप सबसे पहले बात करते हैं भाज्य की। तो भाज्य क्या होता है? तो आप कहेंगे वह संख्या जिसमें भाग दिया जाता है उसे हम कहते हैं भाज्य। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे हम कहते हैं भाजक। और जितनी बार भाग दिया जाता है वो होता है आपका भागफल। और जो लास्ट में शेष बचता है उसे हम कहते हैं शेषफल। जैसे कोई एक आप भाग दे रहे हैं, जो बाहर संख्या लिखी होती है वो आपकी होती है भाजक। जैसे यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, अंदर आप 29 लिखा है, 7 चौके 28 में जाएगा, तो यहाँ 28 आ रहा है, बचा शेष है, इसमें समझ लीजिए जो सबसे बाहर ये संख्या लिखी है ये आपकी होगी भाजक। मैंने क्या बताया भाजक? कि जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है, तो 7 से भाग दिया जा रहा है तो ये भाजक है। फिर जो ऊपर जितने संख्या से भाग दिया जा रहा है, जैसे 4 है, तो ये आपका क्या है? ये आपका है भाज्य। नहीं, बस अब यही गलती ना करिएगा, भाज्य सेंटर वाला है कि जिस संख्या वह संख्या जिसमें भाग दिया जाता है, यहाँ पर हम 29 में दे रहे हैं ना, तो ये आपका 29 जो है वो भाज्य होगा। और जो 4 है वो मैंने अभी बताया ना कि ये भागफल है, तो ये आपका भागफल है। क्या कहेंगे कि जितनी बार भाग दिया जाता है वो भागफल है, और जो शेष बच रहा है वो शेषफल है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी बहुत ही इजी लेवल के दे रखे हैं, जो एकदम कक्षा 1 से भी नीचे लेवल के हैं। जैसे कि 48 अमरूद हैं और लिखा है कि 4 बच्चों में बराबर बांटे गए हैं, तो प्रत्येक बच्चे को कितने अमरूद मिले? अब 4-4 बांटे गए, डिवाइड कर दीजिए, 12 चौक 48 होता है, तो 12 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है, हमने इतने मैथ में कठिन कठिन क्वेश्चन दिए हैं, ये तो आप ऐसे ही देख के ही बता देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि आपका है शून्य से संबंधित की गणित की जो संक्रियाएं हैं, उनमें शून्य का जो है वो महत्व स्पष्ट कीजिए। तो किसी भी संख्या को लिखते समय इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि के स्थान पर कोई भी अंक नहीं है तो उसकी जगह शून्य लिखते हैं। जैसे संख्या 8012 है आपकी, तो कैसे लिखते हैं? 8012 ये होता है ना, तो यही इसमें बताया गया है कि किसी भी संख्या को लिखते समय यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि के स्थान पर कोई अंक नहीं है, तो जैसे 8012 में 0 यहाँ पर लिखा है, तो उसकी जगह क्या लिखते हैं? शून्य लिखते हैं। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर दर्शा सकते हैं। और शून्य के इतिहास के संदर्भ में आप कहेंगे कि शून्य का आविष्कार कब और किसने किया, ये एकदम फिक्स नहीं है, परंतु वैदिक काल में इसका आविष्कार हुआ, लगभग 1000 ईसा पूर्व ऐसा माना जाता है।
शून्य का आकार गोल होता है, सभी जानते हैं। और शून्य जो है उसके बारे में अगर दर्शाना है आपको उसकी संक्रियाओं को, तो कैसे दर्शाएंगे कि शून्य का अगर शून्य के साथ आप जोड़ कर रहे हैं तो आपका शून्य ही आएगा, शून्य का शून्य के साथ माइनस कर रहे हैं, घटाव कर रहे हैं तो शून्य ही आएगा, और शून्य का अगर गुणा कर रहे हैं शून्य के साथ तो आपका शून्य ही जो है वो आएगा। और डिवाइड के संदर्भ में आपका अनगिनत अनंत हो जाता है। तो यही तीन आप जो संक्रियाएं हैं वो भी जो है वो लिखकर दर्शा सकते हैं। फिर आपका जो लास्ट चैप्टर है वो है इकाई, दहाई और सैकड़े का ज्ञान, जिसमें सबसे पहले अगर बात करते हैं इकाई की तो आप क्या कहेंगे, एक सी वस्तुओं को समूह में से किसी एक वस्तु को उस वस्तुओं के समूह की इकाई कहा जाता है। जैसे कोई भी आप पर्टिकुलर चिड़ियाओं का समूह ले लीजिए और उसमें से एक चिड़िया आप लेंगे तो आप कह देंगे कि वो एक चिड़िया है, इकाई है। और जब एक साथ ग्रुप में है तो उसे हम कहते हैं चिड़िया का समूह। दहाई के संदर्भ में आप दर्शा सकते हैं कि 9 इकाई में अगर एक इकाई जोड़ दें तो 10 इकाई हो जाती है, और वो आपका एक दहाई के बराबर जो है वो होता है। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे सरल सरल पूछे जाते हैं। बहुविकल्पी में यहाँ से एक प्रश्न अवश्य आता है, प्रीवियस अगर आप ईयर में देखेंगे तो ये सारी चीजें आप कर लेंगे। फिर अगर एक प्रश्न ये आ जाए कि स्थानीय जो मान है इसके निर्धारण को समझाइए, तो कोई एक संख्या आप ले लीजिएगा, जैसे कि हम ले लें 5 9 1 3 2 इस टाइप से। तो आप 2 जो है इसको इकाई दर्शाइए, 3 को दहाई, इसको सैकड़ा, इसको हजार, इस टाइप से आप पूरा 10,000 लाख 10 लाख इस टाइप से आगे तक दर्शाते चले जाएंगे। लिख भी सकते हैं कि किसी भी संख्या के किसी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए दाएं से बाएं की ओर संख्या के स्थान की गिनती करते हैं, फिर उसका जो स्थानीय मान है उसका हम निर्धारण जो है वो करते हैं। दहाई है, एक दहाई में 10, तो उस टाइप से आप निकाल सकते हैं। और भी ऐसे नॉर्मल प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो 999 होती है। अगर 999 से ऊपर आप जाएंगे तो वो 4 अंकों की हो जाएगी। छोटी संख्या पूछी जा सकती है तो 100 होती है, उससे नीचे जाएंगे तो 99 हो जाएगी। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी 10 होती है। ये सब बेसिक चीजें हैं। और लास्ट में एक और चैप्टर है आपका भाषा शिक्षण की समस्याओं के संदर्भ में। उसमें यही सारी चीजें लिखी हैं कि कैसी जो भाषा शिक्षण उसमें समस्याएं आ सकती हैं। तो भाषा की अज्ञानता संबंधी समस्या हो सकती है, शारीरिक समस्या हो सकती है, मनोवैज्ञानिक समस्या हो सकती है, सामाजिक समस्या हो सकती है, वो सारी चीजें लिख सकते हैं। और बाकी इसके अंतर्गत जो पॉइंट है वो तो सारी चीजें आपको स्वयं से बनाकर ही जो है वो लिखनी होंगी, उसमें कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसा कि ये हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम एक ना एक प्रश्न आपसे पूछते हैं हर वीडियो में। देख लेते हैं इस वीडियो का प्रश्न भी, पर उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, कम समय में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बता दी जो मेन मेन चीज़ें थी, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर में ही आपका प्रश्न एक पूछा गया था, वही हम यहाँ पर पूछ रहे हैं। सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में आंसर जो है वो बताइएगा। प्रश्न आपका है कि 10 तक की जो संख्याएं हैं, या 10 तक की संख्या कह लीजिए, अंक कह लीजिए, जो एज इट इज प्रश्न था वो था अंकों के संदर्भ में। 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक जो है आपको बताना है कौन सा होगा। ए ऑप्शन है आपका, या 1 ऑप्शन ले लीजिए, 2 ऑप्शन ले लीजिए, 3 ऑप्शन ले लीजिए और 4। अब बताना है। अच्छा, यहाँ पर हम ABCD कर देते हैं ताकि ऐसा ना हो कि आपके ऑप्शन और वो सब मैच कर जाएं। ABCD ज्यादा सही रहेगा, B, C या D। ए ऑप्शन है आपका 0, बी ऑप्शन है आपका 1, सी ऑप्शन है आपका 2 और डी ऑप्शन है आपका 3। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे और ये प्रश्न आपका पूछा गया था 2019 में जो पेपर हुआ था DLED 4th सेमेस्टर का, उसमें। सभी लोग बताइएगा फिर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके ये चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।